to the accounting terminologies so that from next class onwards, we are in a position to start solving questions. Accounting terminologies, कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें ऐसी होंगी जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, लेकिन उनकी नीड है दोबारा एक्सप्लेनेशन की, इसीलिए उनको दोबारा एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमने सीखी थी, दैट वाज गुड्स, एंड गुड्स आर द थिंग्स दैट अ बिजनेस ट्रेड्स इन। गुड्स वो चीजें होती हैं जिसमें बिजनेस ट्रेडिंग करता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग जिस चीज की करता है वो गुड्स होते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स होते हैं। These are those goods which are bought or manufactured with an intention of resale yet unsold. These are those goods which are bought or manufactured with an intention of resale, लेकिन अभी तक हमारे पास पड़े हुए हैं और हम बेच नहीं पाए हैं। Purchases are the goods bought with an intention of resale yet nothing. Purchases are the goods bought with an intention of resale. वो माल जो आपने बेचने की नियत से खरीदा है। आपका जूतों का बिजनेस है, आपने जूते बेचने की नियत से खरीदे हैं तो वो परचेजेस हैं। अगर आपने एसी दुकान ठंडी करने की नियत से खरीदा है तो वो परचेजेस नहीं है, वो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स है। आपकी टीवी की दुकान है, आपने टीवी बेचने के लिए खरीदा है तो टीवी गुड्स हैं, ठीक है। और टीवी जो आपने बेचने की नियत से खरीदा है वो आपकी परचेजेस हैं। अगर एक टीवी आपने अपने देखने के लिए लगाया है तो वो टीवी जिसकी इंटेंशन रीसेल की नहीं है वो परचेजेस नहीं है। वो वाला टीवी जो आपने अपने देखने के लिए लगाया है वो टीवी नॉन करंट एसेट है, और वो टीवी जो आपने बेचने के लिए लगाया है वो परचेजेस है। फर्दरमोर, अगर वही एसी, अगर आपका काम है एसी का, एसी खरीदते हैं बेचते हैं, आपने अपनी दुकान में एसी लगाया ठंडा रखने के लिए, तो जो खरीदने बेचने के लिए एसी खरीदे हैं वो परचेजेस हैं। लेकिन जो आपने अपने आप को ठंडा करने के लिए एसी लगाया है वो परचेजेस नहीं है, वो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है। So please, it's extremely important that you keep the distinction between purchases and purchase of non-current assets very clear to yourself. Purchases दो तरह के होते हैं। Credit purchases and cash purchases. Cash purchases means when you buy a non-current, sorry, when you buy goods for resale and pay for it immediately.
चाहे इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ चेक, अगर आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी, फौरन से पेमेंट कर दी, तो वो कैश परचेजेस हैं। When you buy goods with an intention of resale, when you buy goods with an intention of resale, but pay for it later, then they are credit purchases. आई होप सबको क्रेडिट परचेज और कैश परचेजेस क्लियर है। अभी तक मैंने जो 3 बातें करी हैं, अगर वो क्लियर हैं तो राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, और अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सेल्स are the goods sold that were previously bought with an intention of resale. Sales are the goods that were previously bought with an intention of resale. वो माल जो आपने बेचने की नियत से खरीदा था, उसको जब बेच देते हैं तो वो सेल्स की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन क्या चीज बेचना? जो आपने बेचने की नियत से खरीदा हो। ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। If the business receives payment immediately for the goods sold, are referred to as cash sales. If business sells goods but will receive payment after a certain period of time, if the business sells goods but will receive payment after a certain period of time, are credit sales. यूजुअली कैश सेल्स और कैश परचेजेस की पैसे कम होते हैं, मतलब सस्ता होता है, और क्रेडिट पे बेचा हुआ माल थोड़ा सा महंगा होता है। नॉर्म ये है मार्केट का कि क्रेडिट पे बेचेंगे हम तो महंगा बेचेंगे, कैश पे बेचेंगे तो हम सस्ता बेचेंगे। अगली चीज, if purchases returns, when the business returns goods to its suppliers that were previously bought on credit, are called purchases returns. When the business returns goods to its suppliers that were previously bought on credit, जरूरी है कि वही माल वापस हो सकता है जो क्रेडिट पे खरीदा हो। इन अकाउंटिंग कैश पे खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। गुड्स bought for cash
will not be returned or exchanged. Only those goods that are bought on credit can be returned or exchanged. So when the business return goods to its suppliers that were previously bought on credit are called purchases returns. बिल्कुल इसी तरह sales returns, when the customers returns goods to the business that were previously sold on credit, then they are referred to as sales returns. जब कस्टमर गुड्स रिटर्न कर दे, वो वाले जो आपने क्रेडिट पे बेचे थे, तो उसको सेल्स रिटर्न्स बोलेंगे, क्योंकि वंस अगेन जो माल कैश पे लिया होता है वो वापस या तब्दील नहीं होता. अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से we can only return those goods that were sold or bought on credit. कैश पे जो चीज बाय या सेल करेंगे उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते. अगर सबको मेरी बात समझ में आ रही है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स. इफ यू हैव अ क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. इससे पहले कि मैं और टर्मिनोलॉजी पे बढ़ूं, हमें पता होने चाहिए दो तीन बातें. पहली बात, नेट सेल्स. नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड्स. इसी तरह सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड्स. परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड्स. सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम है रिटर्न्स इनवर्ड्स. तो नेट सेल्स जो होती है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स होती है. ठीक है, वो एक्चुअल सेल्स है, मतलब जो माल बेचा और उसमें से जो वापस आ गया उसके बाद जो नेट इफेक्ट है वो नेट सेल्स है. नेट सेल्स का दूसरा नाम जो एग्जामिनर अक्सर यूज करेगा वो यूज कर सकता है टर्न ओवर. और सेल्स का दूसरा नाम जो एग्जामिनर अक्सर यूज कर लेता है वो है रेवेन्यू. खाली रेवेन्यू लिखा हुआ है तो मतलब सेल्स की बात हो रही है. नेट सेल्स के लिए यूजुअली टर्म यूज होती है टर्नओवर और सेल्स की ऑल्टरनेटिव टर्म इज रेवेन्यू. इसी तरह नेट परचेजेस आर परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स. नेट परचेजेस आर परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स. जो माल हमने खरीदा और उसमें से कुछ वापस कर दिया तो वो परचेज रिटर्न्स हैं. साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वो माल जो बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री. साल के शुरू में कितना माल बचा हुआ था प्लस नेट परचेजेस. हमने साल के दौरान कितना माल और खरीदा माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. एंड ऑफ द ईयर पे कितना माल रह गया है, तो उससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है.
यानी जो माल आपने बेचा है उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ है। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो ये फॉर्मूला अभी फिलहाल लिखा है, इट इज जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इसमें और चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी तक जितना काम है उस हिसाब से दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला एंड दिस इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूला में और बहुत सारी चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग ऐड ऑन करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो नेट सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स यानी जो मैंने माल बेचा है उसके अगेंस्ट में मेरे पास पैसे कितने आए। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी जो माल बेचा है उसका खर्चा कितना था, और जो दोनों का डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं कि इसमें अभी और एडजस्टमेंट होती है, इसमें और इनकम्स और एक्सपेंसेस माइनस होती हैं, और फिर आपकी असली प्रॉफिट आता है जो आपने कमाया है। यानी कि जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें जब मैं अदर इनकम्स ऐड कर लूं, अदर इनकम्स मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कल हमने सीखा था, या कोई रेंट रिसीव्ड हो गया या कमीशन रिसीव्ड हो गया, वो ऐड कर लूं, और अदर एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होंगे, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, जो बकाया एक्सपेंसेस चाहिए होंगे वो माइनस कर लूं तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है ये असली प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्चुअली अर्न्ड बाय द बिजनेस। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो प्रॉफिट होते हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट अर्न्ड बाय ट्रेडिंग एक्टिविटीज without adjusting other expenses or revenues. Gross profit are profit earned by trading activities without adjusting other expenses or revenues. Net profit is the actual profit earned by the business after taking into consideration all revenues and all expenses of the business. I hope this is clear to all of you. अभी तक जो मैंने बात बताई है उसमें कोई इशू है तो पूछिए, तो मैं उसको इलैबोरेट करूं, वरना मैं आगे टर्मिनोलॉजीज पे मूव ऑन करूं। अगली चीज इज कैरेज। Carriage are the transportation charges incurred by the business. Carriage refers to transportation charges incurred by the business. Carriage दो तरह के होते हैं, एक carriage on purchases होता है, इसको हम लोग carriage inwards भी बोलते हैं।
These are the transportation charges incurred by the business at the time of purchase of goods. Carriage on purchases या carriage inwards are the transportation charges incurred by the business at the time of purchase of goods. माल खरीदते वक्त अगर transportation charges मैं खुद bear कर रहा हूं, अगर माल खरीदते वक्त ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं खुद बेयर कर रहा हूं तो उसको कैरेज ऑन परचेजेस या कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं। कैरेज ऑन सेल, आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। These are the transportation charges incurred by the business at the time of sale of goods। ये वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं जो बिजनेस उस वक्त इनकर करता है जब वो माल बेच रहा हो। ठीक है, सपोज करें कि मैंने माल बेचा। सो अगर लेट्स से एक बिजनेस है वो बोलता है कि अगर आपने 100 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा इफ ₹1000 से ज्यादा की परचेजेस करी, इफ मोर देन 1000 rupees worth of goods are purchased, then you will not pay delivery charges। ठीक है जी, अगर मैंने 800 रुपए का माल मंगवाया, अगर मैंने 800 रुपए का माल मंगवाया तो डिलीवरी चार्ज अब मुझे पे करना पड़ेगा। सिंस आई बॉट गुड्स वर्थ 800 rupees, I will have to pay delivery charges, and hence it is carriage inwards। ठीक है, और अपने कस्टमर्स के लिए मैंने पॉलिसी ये रखी, फ्री डिलीवरी फॉर ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे क्लाइंट्स के लिए फ्री डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी फॉर ऑल क्लाइंट्स ऑफ द बिजनेस। अगर ऑल क्लाइंट्स ऑफ द बिजनेस के लिए फ्री डिलीवरी है, इसका मतलब मेरा जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेयर करेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस that will be incurred, transportation charges that will be incurred at the time of sale of goods to provide delivery to all customers, these charges will be carried outwards। ठीक है जी,
सो अगर हम लोग माल खरीदते वक्त डिलीवरी चार्जेस बेयर कर रहे हैं तो वो कैरेज इनवर्ड्स है, और अगर हम माल बेचते वक्त डिलीवरी चार्जेस इनकर कर रहे हैं तो वो कैरेज आउटवर्ड्स है। Am I clear? If this is clear, I will move on. If you have a question, feel free to ask. ऑनलाइन स्टोर है और मैंने एक डील निकाली है कि अगर इफ 1000 से कम का माल खरीदा जाएगा, डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए आपको बेयर करने पड़ेंगे। इफ 1000 से ज्यादा का माल बेचा जाएगा, डिलीवरी चार्जेस जो 50 रुपए के होंगे वो मैं खुद बेयर करूंगा। दो कस्टमर्स हैं, ए ने 800 रुपए का माल लिया, बी ने 1500 का माल लिया। अब ए को जो 50 रुपए चार्ज होंगे वो ए खुद बेयर करेगा, लेकिन बी को जो 50 रुपए चार्ज होंगे वो बी बेयर नहीं करेगा, वो मैं बेयर करूंगा, क्योंकि मैंने पॉलिसी रखी है कि अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का माल खरीदेंगे तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना। तो क्योंकि ये डिलीवरी चार्ज मैंने बेयर किया है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये मेरे लिए कैरेज आउटवर्ड्स है, कैरेज ऑन सेल्स है। ठीक है। अब जब मैं अपने सप्लायर से माल खरीदता हूं, मेरा सप्लायर मुझे कहता है भाई डिलीवरी तो मैं दूंगा ही नहीं, आपको खुद ही लेनी है। सो जब मैं माल खरीद रहा हूं और उस वक्त मैं डिलीवरी दे रहा हूं, और डिलीवरी चार्जेस जो मैं उस वक्त बेयर कर रहा हूं वो कैरेज इनवर्ड्स हैं। Carriage inwards are the delivery charges at the time of purchase of goods. Carriage outwards are the delivery charges at the time of sale of goods. Clear? Is freight. These are the transportation charges incurred at the time of purchase of imported goods. Freight charges, these are the transportation charges incurred at the time of purchase of imported goods. Imported goods के खरीदते वक्त जो डिलीवरी चार्ज लगता है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगता है, उसको फ्रेट बोलते हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है वो कैरेज होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है वो फ्रेट कहलाता है। फ्रेट आर द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरेज आर द लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो अगर मैं कभी कहीं से माल इंपोर्ट करवाऊंगा तो मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगी वो फ्रेट कहलाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी is depreciation. Depreciation is the, नहीं फ्रेट में इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होता, क्योंकि जो डिलीवरी चार्ज होता है ना वो कस्टमर ही बेयर करता है। ठीक है साथ। Depreciation is the loss in the value of non-current asset over its useful life. Depreciation is the loss in the value of non-current asset over its useful life. Depreciation जो है वो लॉस है नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में उसकी लाइफ के ऊपर। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल होता रहता है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज लगता रहता है। ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है।
2 मिनट के लिए सोचें, आपने एक एसी खरीदा 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का आपने एक एसेट खरीदा। क्या 1 साल बाद उस एसेट की वर्थ 80,000 ही होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं होगी। एसेट अपनी वैल्यू लूज कर जाएगा। 1 साल बाद उस एसेट की वैल्यू में कमी होगी, 2 साल बाद ज्यादा कमी होगी, 3 साल बाद और ज्यादा कमी होगी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, एसेट अपनी वैल्यू लूज करता जाएगा, एंड लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जैसे मोबाइल खरीदने के बाद जब यूज करके बेचते हैं, वैसे ही प्राइस कम हो जाती है। हाँ, आप मोबाइल का डब्बा भी खोल दें तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, सो एसेट विल लूज इट्स वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बैड डेट्स, when the receivable fails to pay back the amount that they owe, they are referred to as bad debts. अगर receivables fail to pay back the amount that they owe, जो पैसे उन्होंने उधार पे हमसे लिए हैं, या माल उधार पे लिया है, या चीजें उधार पे ली हैं, अगर वो फेल टू पे बैक कर जाएं, दे कैन नॉट पे दैट बैक, then it is called bad debts, then they are referred to as bad debts। ठीक है, किसी बंदे ने मुझसे पैसे लिए, वो पैसे लेके भाग गया, तो वो बैड डेट है। किसी ने मुझसे माल उधार पे लिया, उसने पैसे खा गया वो, तो वो मेरा बैड डेट है। नो, लायबिलिटी आफ्टर एवरी ड्यू डेट इज नॉट बैड डेट। मैं अगर श्योर हो जाऊं कि वो पैसे खा के भाग जाएगा, तो वो बैड डेट है। एक आदमी मेरे पैसे दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, फिर मुझे पता चला कि यार वो तो मुल्क छोड़ के भाग गया है, तो वो बैड डेट है। एक आदमी मेरे पैसे दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, मुझे पता चला उसका इंतकाल हो गया है, तो वो बैड डेट है। एक आदमी मेरे पैसे दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, पता चला वो भाई लोगों का आदमी है, तो बस वो बैड डेट हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, when the receivable who was declared bad debt suddenly returns back and pays back the amount he owed is referred to as bad debts recovered। एक आदमी जो मेरे पैसे खा के भाग गया था, वो सडनली वापस आ गया और उसने पे बैक कर दिया, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड है। ठीक है, when the receivable who was declared bankrupt or bad debt suddenly returns back and pays back the amount he owed is referred to as bad debts recovered। Next, drawings।
जी, बैड डेट्स कैन बी रिकवर्ड आफ्टर मेनी इयर्स। कभी भी किसी का जमीर जाग सकता है, कभी भी कोई अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकता है, कभी भी किसी को उसको एहसास हो सकता है कि मैंने जो किया था वो गलत किया था, किसी के पैसे खा के भागा था, अब मुझे उसके पैसे लौटा देने चाहिए। जब उसका जमीर जागेगा, जब उसका ईमान मलामत करेगा, जब उसको एहसास होगा, बस वही दिन है कि वो आके पैसे वापस दे जाएगा और हमारा बैड डेट रिकवर हो जाएगा। ड्राइंग्स, when the owner withdraws anything from the business for his personal use, it is called drawings. जब ओनर बिजनेस से पैसे निकाले या बिजनेस से कुछ भी निकाले फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर ओनर बिजनेस से पैसे, चीजें कुछ भी निकाल रहा है और वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो वो ड्रॉइंग्स कर रहा है। लेकिन अगर वो बिजनेस यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो वो एक्सपेंस कर रहा है। व्हेन ओनर withdraws anything from the business for business use, then it is an expense. When the owner withdraws anything from the business for business use, it is an expense. लेकिन अगर वो निकाल रहा है बिजनेस से एनीथिंग फॉर पर्सनल यूज, इट इज ड्रॉइंग्स। ओनर ने बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, ड्रॉइंग्स। ओनर ने बिजनेस से, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, एक्सपेंस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? In which category of ALSA, asset, liability, capital, expenses or revenues, will the following be part of? Goods, inventory, sales, purchases, sales returns, purchases returns, carriage, carriage on sales, carriage on purchases, freight, depreciation, bad debts, bad debts recovered, drawings, owings। owings क्या होती हैं? owings are the outstanding dues of the business that the business needs to pay back. It is an obligation of the business. It is an obligation of the business. Owings are the outstanding amounts or the outstanding dues that the business needs to pay back. It is an obligation of the business. ये business की एक obligation होती है
ये बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस को पे बैक करनी है। बिजनेस को हर सूरत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैक करनी है। ओइंग्स ऐसी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो बिजनेस ने अभी तक पे ऑफ नहीं किए हैं। सो ये सवाल है आपका, इन विच कैटेगरी ऑफ अल्सर विल द फॉलोइंग बी पार्ट ऑफ। मैं फिर बोल दूं, गुड्स एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री भी एसेट्स होते हैं, सेल्स रेवेन्यू होता है, परचेजेस एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर द डे टू डे रनिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस विदाउट विच द बिजनेस कैन नॉट रन। ठीक है शान से, थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड योर आंसर। ठीक है सारा, बस ठीक है। अब लेट मी एक्सप्लेन। मैं सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स को 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं। कैरेज एक्सपेंसेस है, कैरेज ऑन सेल्स भी एक्सपेंसेस है, कैरेज ऑन परचेजेस भी एक्सपेंसेस है, फ्रेट भी एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स भी एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू है, कमाई है, ओइंग्स लायबिलिटीज है। अब मैंने 3 चीजें छोड़ी हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स, सेल्स रिटर्न्स एंड परचेजेस रिटर्न्स। ये 3 चीजें मैंने छोड़ी हैं, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये 3 चीजें इसलिए छोड़ी हैं कि there are a few things in accounting that do not fall under any category of ALSA, asset, liability, capital, expense, revenue, कुछ भी नहीं होता है। There are few things in accounting that do not fall under any category of ALSA. वो किसी कैटेगरी में नहीं आ सकती, but they have opposite features of one of the categories, but they have opposite features of one of the categories, and hence they are referred to as contra of that category. Contra का मतलब होता है, contra means opposite features. So जिस चीज के पास opposite features होते हैं वो contra होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, when the owner puts money into the business, it is called capital. When the owner withdraws money from the business, यानी बिजनेस के में पैसे लगाने के ऑपोजिट काम कर रहा है, तो वो एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस उस वक्त होता जब उसने वो पैसे विड्रॉ किए होते फॉर बिजनेस यूज, लेकिन उसने अभी पैसे विड्रॉ बिजनेस यूज के लिए नहीं किए हैं, उसने वो पैसे विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए किए हैं। तो इसका मतलब ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल की ऑपोजिट फीचर है। अगर वो कैपिटल की ऑपोजिट फीचर है तो वो कॉन्ट्रा कैपिटल है। ड्राइंग्स क्या है? व्हेन द ओनर विथड्रॉज मनी फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल क्या है? व्हेन द ओनर इन्वेस्ट्स पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, जब ओनर बिजनेस में
पैसे लगाता है तो उसको बोलते हैं कि ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो हमें देखना पड़ता है क्यों निकाल रहा है, बिजनेस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस यूज के लिए निकाल रहा है तो एक्सपेंस है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स ऑपोजिट फीचर ऑफ कैपिटल होती है, इसलिए कॉन्ट्रा कैपिटल है। इसी तरह सेल्स रिटर्न्स, सेल्स क्या है, सेल्स रेवेन्यू है, अर्निंग ऑफ द बिजनेस है। मैंने किसी को माल बेचा क्रेडिट पे, उसने आके मुझे माल वापस कर दिया। जब उसने मुझे माल वापस कर दिया तो क्या मेरा एसेट है, ये रिसोर्स ऑफ द बिजनेस है? नहीं। क्या मेरा उधार बढ़ गया है, लायबिलिटी है? नहीं। क्या मेरी कमाई हुई है? नहीं, कमाई कम हो गई है। क्या मेरा ये एक्सपेंस है, डे टू डे रनिंग कॉस्ट है? नहीं भाई, डे टू डे रनिंग कॉस्ट भी नहीं है। तो क्या मेरा ये कैपिटल है? नहीं, कैपिटल भी नहीं है। तो अल्सर की किसी कैटेगरी में लाई नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, रेवेन्यू को कम कर दिया। रेवेन्यू कम हो गया, इसलिए ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। इसी तरह परचेजेस जब मैंने करी तो इट इज माय एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, मेरी डे टू डे रनिंग कॉस्ट है। मैंने वो माल वापस कर दिया तो क्या एसेट है? नहीं। लायबिलिटी है? नहीं। कमाई है? नहीं। एक्सपेंस है? नहीं, एक्सपेंस तो कम हुआ है। कैपिटल है? नहीं, एक्सपेंस कम हुआ है। ऑपोजिट फीचर ऑफ एक्सपेंसेस है, तो इट इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस। कॉन्ट्रा का मतलब है ऑपोजिट फीचर्स। कुछ चीजें अकाउंटिंग में ऐसी होती हैं जो अल्सर की किसी कैटेगरी में लाई नहीं कर सकती। Since they cannot lie in any category of ulcer, therefore we have to see if they possess any opposite feature of any category. If they possess any opposite feature of any category, then it is contra of that category. Contra means opposite features. ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कॉन्ट्रा कैपिटल है, सेल्स रिटर्न्स कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, परचेज रिटर्न्स कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। थोड़े दिनों बाद हम एक टर्म पढ़ेंगे, प्रोविजन। Provisions are expected losses of the business. Provisions are expected losses of the business, and hence they are opposite features, and they possess opposite features of assets. Thus they are contra assets. दुनिया का हर प्रोविजन कॉन्ट्रा एसेट होता है, क्योंकि दुनिया के हर प्रोविजन में ऑपोजिट फीचर्स ऑफ एसेट्स होते हैं। Since every provision has opposite features of assets, हम थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे प्रोविजन क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको इतना बता रहा हूं कि प्रोविजन एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है, उसके पास ऑपोजिट फीचर्स ऑफ एसेट्स होते हैं, इसीलिए प्रोविजंस कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। प्रोविजंस कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। प्रोविजन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जानने के लिए आप सबको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन होते हैं और वो कॉन्ट्रा होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब ऑपोजिट फीचर्स, ऑपोजिट फीचर ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ अल्सर इज कॉन्ट्रा ऑफ दैट कैटेगरी, एंड हेंस जब कोई चीज किसी कैटेगरी में लाई नहीं करती तो वो कॉन्ट्रा की कैटेगरी में जरूर लाई करती है। आई होप दिस इज क्लियर।